अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और सबसे पहले देख रहे हैं कि डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है, इकोनॉमी हाथ में नहीं आ रही, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सका जिससे कोई अवाम को रिलीफ मिल जाए। अब तक हर चीज़ स्टैंड स्टिल पर है, इंतखाबात जल्द होंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये सवाल पहले जब किया जाता था अदम एतमाद की तहरीक से पहले, तब कहते थे कि फैसले हो चुके हैं। अब नजर आता है कि फैसले शायद नहीं हुए थे या अगर हो चुके थे तो अब उनमें कोई तब्दीली आने वाली है। उसके साथ साथ कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें कोई पुरानी बात, कोई पुरानी धमकी, कोई पुरानी ऐसा जख्म जो लगा हो उसका जिक्र ना हो। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जिक्र छेड़ा है। पहले जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग, काबीना के वजीर 3 दिन तक मुसलसल आके कहते रहे कि अदम एतमाद से परहेज कीजिए। लेकिन आज बिलावल साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। कि अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। फौरी इलेक्शंस या फिर मार्शल लॉ। मरियम नवाज साहिबा भी ये कह रही हैं कि ये जो 4 साल, पौने 4 साल का अरसा है जिसमें कोई कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जिसकी वजह से पाकिस्तान वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है, इकोनॉमी और दीगर मामलात में बहुत पीछे रह गया है, इसका बोझ उठाने की जरूरत नहीं है और जाने दें इमरान खान साहब को अवाम के पास। तो लगता है कि शायद इमरान खान साहब की जो डिमांड है वो शायद पूरी हो जाए। मरियम साहिबा क्या फरमा रही है, जरा वो भी सुन लीजिए। कि अभी 4 हफ्ते पहले तक तो वज़रा जो इमरान खान के थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। अचानक 4 हफ्ते बाद आपको महंगाई याद आना शुरू हो गई। तो ये जो चूरन अब वो बेचेगा महंगाई का, वो नहीं बिकेगा। अपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को। तनकीद का दौरा है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है कि पहले तनकीद करते हैं, फिर ताकीद करते हैं, इदारों पर तनकीद करते हैं, फिर ताकीद करते हैं कि इंसाफ कीजिए, लेकिन साथ साथ उनके लिए फिर आगे जाके इंसाफ के मुरीद भी बन जाते हैं। आज हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। याद रहे कि ये वही अदालतें हैं जिन पर बारहा कहा गया है कि वहां इंसाफ नहीं मिलता। कानून ना ही सिर्फ ये कि एक आंख से अंधा है बल्कि अंधा ही है, ये भी कह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। और साथ ही साथ हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से, उसमें भी रिव्यू पिटिशन दायर कर दी है। पहले तनकीद करो, फिर ताकीद करो, फिर इंसाफ के मुरीद बन जाओ। ये है खासा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने आज संगीन इल्जामात लगाए हैं। वो इल्जामात क्या हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये FIA के सेटअप में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, कि जो TT का केस है FIA का और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसको बंद कराने की साजिश है। 3 दिन अभी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई। रिजवान अहमद डायरेक्टर FIA जो कि चंद दिनों पहले एक पुरसरार तरीके से खालिक हकीकी को जा मिले। और ये पहला मौका नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पहले अयान अली की तहकीकात कर रहा था, वो आपने देखा, फिर रिजवान हुए, फिर उसके बाद और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हाई प्रोफाइल केसेस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो अचानक उनकी पुरसरार हालात में उनकी डेथ हो गई। और ये भी एक और इजाफा है। पाकिस्तान में ये पहला मौका नहीं है कि इदारे जो हैं उन्होंने सरकारी अफसरों को प्रोटेक्ट नहीं किया। इससे पहले हमने देखा कि MKM के जो लोग थे, उन्होंने जिन पुलिस वालों ने MKM वालों के खिलाफ एक्शन लिया था, वो तमाम एक एक करके शहीद कर दिए गए और उनके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ।
फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ ये कि मौजूदा सेटअप के ऊपर उंगलियां उठाई हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब पर, बल्कि साथ ही साथ जरदारी साहब का हवाला दे दिया है अयान अली केस में, और साथ ही साथ अपने देरीना इत्तहादी जो अब इनके इत्तहादी नहीं रहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी पुराने पुरअसरार हलाकतें उनको याद आ गई हैं। शायद ये जब इत्तहाद में थे तो फवाद चौधरी साहब की याददाश्त शायद कमज़ोर थी, आज उन्होंने बादाम खा लिए हैं, उनको सब कुछ ठीक ठीक याद आ गया है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कमेंट के लिए उनसे राब्ता किया है, लेकिन एज ऑलवेज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ते में नहीं आ रही। कोशिश करेंगे इस मामले पे मजीद बात करें, लेकिन साथ ही साथ जो कल जरदारी साहब ने एक बात की थी जनरल फैज हमीद के हवाले से, उस पर आज हमने देखा है कि ISPR ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है। ये वही लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि इदारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई गुड कॉप बैड कॉप है तो कोई गुड जनरल बैड जनरल है। ये सियासतदानों का जो अजीब तजाद है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन करें जी कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से। सबसे पहले तो इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमा दीजिए कि इलेक्शंस कब होंगे? ये पार्टी डिवाइडेड नजर आती है, नून लीग भी डिवाइडेड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डिवाइडेड नजर आती है। ट्विटर पे मुस्तफा नवाज खोकर साहब कुछ कह रहे हैं, जरदारी साहब कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं, मरियम नवाज अर्ली इलेक्शंस की ताकीद कर रही हैं। लंदन यात्रा से इस वक्त मुकम्मल खामोशी है, काफी सन्नाटा है। मौलाना साहब का क्या ख्याल है, इलेक्शंस कब होने चाहिए? हमारा ख्याल ये था कि जैसी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयार हो जाए और हो जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके लिए हम पहले से भी कह रहे थे, तो इमीडिएटली इलेक्शन हो जाने चाहिए। मगर अभी तक जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इस हवाले से उसके मुख्तलिफ ख्यालात हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें आपस में बैठने की हमें जरूरत है, और उसके बैठने के बाद जो है हमें कोई एक राय जो है ना किसी ऐसी राय पे पहुंचना चाहिए जो हम सब की मुतफिका राय हो। मगर बहरहाल JUI का पहले भी ये ख्याल रहा है कि चूंकि हम इन असम्बलियों को नहीं मानते रहे और इसके हवाले से हम तनकीद करते रहे, या 2018 के इलेक्शन के हवाले से हम तनकीद करते थे, तो जितनी जल्दी हम आवाम के पास जा सकें वो बेहतर होगा। फिर सारा जितना भी बैगेज है वो 4 सालों का, वो हमने खामखा जो है ना वो हमारे गले पड़ गया है। और इमरान खान साहब जो है ना एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक तो गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, गवर्नमेंट बल्कि चलने क्या नहीं दे रहे बल्कि बनने भी नहीं दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट अब तक जो है ना वो पूरी तश्कील नहीं पा सकी। गवर्नर साहब हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, सदर साहब हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो उनके जो लोग थे मुख्तलिफ महकमों में वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। और जाहिर है कि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई गवर्नमेंट को समझने में जो है तकरीबन जो है ना वो 90 दिन 100 दिन का अरसा दरकार होता है। पंजाब में वो 4 हफ्ते तकरीबन उन्होंने बगैर CM के गुजारे। अब तक वहाँ पे कैबिनेट नहीं है, यानी एक मेजॉरिटी जो आबादी का जो बड़ा चंक है उसमें जो है ना वो अभी तक वो मामला सेटल नहीं हो पाए। इसी तरह से इनको अब संभलने में टाइम लग रहा है, और इस दौरान चूंकि महंगाई भी है और दूसरे मसाइल भी हैं, लोग इमीडिएट रिलीफ भी मांगते हैं, तो ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर जो ना वो यकीनन जो ना जिन पर बात की जा सकती है। मगर इसके साथ साथ जब आपने 4.25 साल एक गवर्नमेंट को दिए और उस 4.25 साल में मुसलसल खराबियां होती रही, तो कम से कम 100 दिन जो है ना इस गवर्नमेंट को भी दिए जाए। हेलो कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे शायद आपकी आवाज थोड़ी मसला कर रही है। आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दैट फिक्स्ड। और हमारे साथ हैदर जमान कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं फवाद चौधरी साहब ने। एक वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो होपफुली टेक्निकल मामलात हम ठीक कर लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेरी क्विकली वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब। हम बात करें इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, मुद्दतें असेंबलीज अपनी मुद्दतें कंप्लीट करें या फिर अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं। कुछ पार्टी में डिवीजन नजर आती है और लंदन से भी सन्नाटा है। जमान कुरैशी साहब, व्हाट डू यू थिंक? इस वक्त पीपल्स पार्टी डिवाइडेड नजर आ रही है या आप लोग बड़ा क्लियर हैं इस मामले में, और क्या इन मामलात में पहले से कोई बात तय हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। मैं समझता हूँ कि इसमें जो लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PDM की जमातों की,
मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब में एक फ्रेमवर्क तो तय हुआ था और उस फ्रेमवर्क में 3-4 चीज़ें कंडीशन प्रेसिडेंट्स थी बिफोर आप इलेक्शंस में जाएं। नंबर 1 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे, दूसरा अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को एक स्ट्रीमलाइन करना था और तीसरा इस इकोनॉमिक टर्मोइल जो ब्लीडिंग हो रही है इकोनॉमी को, इसको एक स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाकर और हमने एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है। आप ये जानती हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब असेंबली में वो एक जो थी करारदाद के ज़रिए नो कॉन्फिडेंस को सेट असाइड कर दिया गया, अप्रैल 3 का जो इक़्ताम है, और उसके बाद जो असेंबलियों की तहलील कर दी गई फ़ौरन, उसमें भी जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये कहा कि हम जल्दी से जल्दी भी अक्टूबर या नवंबर से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रोविजनल सेंसस के ऊपर आप डिलिमिटेशंस नहीं कर सकते और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं वो करने हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए, और आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर बजट भी बड़ा ज़रूरी है, ये देने के लिए ये 5, 6, 7 माह का जो अरसा है, ये तो मिनिमलिस्टिक एजेंडा है। अब ये कह देना कि इसमें अफ़ाम तफ़हीम नहीं है, ये एग्रीमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसमें तो एग्रीमेंट था कि 5 से 6, 7 माह जो है वो ये चीज़ें मिनिमम करने में दरकार होंगी। अब अगर कुछ दोस्त इसे समझते हैं कि एक हवा ऐसी बनी हुई है कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, तो ये सारी जो एक्सरसाइज है ये तो इनफ्यूटिलिटी हो जाएगी और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो बहुत ज़रूरी हैं और जिस तरीके से धांधली का एक मेकनिज़म रख दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स तैयार नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इतने जरूरी है तो इस पर कोई पेशकदमी क्यों नहीं हुई? आप लोग मौजूद हैं, काबीना मौजूद है, सब लोगों ने ओथ ले लिया, ओहदे डिसाइड हो गए, तब कुछ डिसाइड हो गया, तो क्यों इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को इस्लाहात लाने में और पेश करने में? क्या मामलात हैं? व्हाई इज इट गेटिंग डिलेड? और आप लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि वो आपको गो हेड देगी, तो फिर भी अगर आपको अक्टूबर में वो दे देते हैं तो नवंबर में आप इलेक्शन कॉल कर लें या नवंबर से पहले कर लें, या अगर आप लोगों ने चीफ की तैनाती करके ही इलेक्शंस करवाने हैं, जो कि उसके बाद फिर आप नवंबर में इलेक्शंस कॉल नहीं कर सकते आफ्टर यू अपॉइंट द न्यू चीफ? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें पहले गवर्नमेंट को ये कंफर्मेशन तो देनी है कि वो तैयार हैं या नहीं है। हम डेट दे दें और इलेक्शन कमीशन उसके बाद आके कहे कि जी हम तो ये इसको करवा नहीं सकते, वो भी दैट विल आल्सो नॉट ओवर वेल। दूसरी बात आपने बड़ी अहम की है, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट। देखिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन अभी कंप्लीट कब हुई है? यानी 1 माह से ज़्यादा अरसा लग गया, सिर्फ कैबिनेट ही आई है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं बहुत सारे वो खाली पड़े हैं, जो पंजाब में खिलवाड़ किया जा रहा है, जो गवर्नर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का किरदार है, जो सदर मुमलिकत का किरदार है, ये सब जो हैं ये ऐसे इम्पेडिमेंट्स हैं जो रनिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रीमलाइन नहीं होने दे रहे और बहुत जगह फॉर्मेशन रुकी हुई है। बट हैविंग सेड दैट, इनके पीटीआई एमएनएज हैं, इस्तीफे दे दिए लेकिन पेश नहीं होंगे स्पीकर के सामने। मकसद ये है कि हमने यू टर्न ले लिया है कि हमने जो है ना नो मैंस लैंड में रहना है, यानी बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करना और अपने मुल्क से भी निकल जाना है। तो ये एक अजीब क्वैगमायर है सिचुएशन वहाँ उन्होंने डेवलप कर दी, और जो इनके मौसूफ कप्तान हैं वो उनका कच्चा चट्ठा इस कौम के सामने आना चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। वो अपनी जगह अपने कारनामे जो मर्जी बयान करें, पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो तो इस गवर्नमेंट को हैंडल करने हैं ना डे टू डे। और मैं अब आपको एक और बात बताऊं, ये बहुत डिबेट हो रही है सना, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे ये बताइए, हाउ इज अ न्यू इलेक्शन अ सोल्यूशन टू द करंट मेल्ट डाउन ऑफ इकोनॉमी? मुझे बताएं, जो हुकूमत आएगी क्या आपके कर्जे फौरी रातों रात ख़त्म हो जाएंगे? क्या आपका जो डेफिसिट है करंट अकाउंट, या जो आपकी डॉलर की सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के आपके ऊपर प्रेशर है, या जो आपने 10 अरब डॉलर जून से पहले देना है और अगले साल 15 अरब डॉलर सिर्फ डेट रिपे करना है, क्या ये अगली हुकूमत के पास, और फ़र्ज़ कर लें खान साहब ही आ जाते हैं, तो उनके पास कोई सोल्यूशन है या मियां नवाज शरीफ के पास कोई सोल्यूशन है? सो ये कह देना कि इस वक्त
सब प्रॉब्लम्स का हल अर्ली इलेक्शन है। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान डूब रहा है, सिर्फ उसको उठाकर किसी और के सर पे डाल दो या ये कहो कि हम नहीं थे इस मौके पे। दैट इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग अप द चैलेंज, और हमने चैलेंज लिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से हमें जो समझ थी उससे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। लेकिन पाकिस्तान को इलेक्शन तो वैसे ही मुल्क की बुनियादें हिला देता है। आपके लिए इलेक्शन के लिए आपके पास कहां वसाइल है, आपके पास कहां लॉ एंड ऑर्डर है? खुद कुछ धमाके शुरू हो गए हैं, बहुत सारी डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो गई है। तो आपने सब स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करना है, सिर्फ खान साहब तो नहीं है। ये तो वो हैं जो कहते थे मैं 1 मिनट वक्त से पहले फरवरी के इनके निकाले ना क्लिप एक। अच्छा ठीक है, मुझे ठीक है, ओके आई गेट योर पॉइंट, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। लेट मी जस्ट टेक दैट टू कामरान साहब। कामरान साहब ये बता दीजिएगा कि जल्द इलेक्शंस कराने का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि जो भी अब फैसला हो, जो बजट पेश करे, उसके पास साल या उससे ज्यादा का अरसा हो ताकि वो अपने आप को प्रूव भी कर सके और कोई जिम्मेदारी आयद हो सके किसी एक पार्टी पर। इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आई थिंक सभी इससे नजरें चुराना भी चाहते हैं। आपकी क्या रीडिंग है? इकोनॉमी के लिए बेहतर फैसला क्या होगा? क्या ये सिर्फ क्लैरिटी मिल जाए कि जी ठीक है अगले अगस्त में होंगे इलेक्शंस, या ये कि जल्दी इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं फौरी तौर पर नवंबर में? देखिए, अगर तो इमरान खान साहब को उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, जो भी इलेक्शन होंगे, और ये हरकतें नहीं करेंगे जो इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा बहुत अगर कोई एंटीडेट कर लें, अर्जी कर लें, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये हर्ज उस वक्त एक बड़ी आसान सी हमारे सबसे समझने की है कि इलेक्शन कमीशन जो कि दस्तूरी इदारा है, एक सूबों को जो दूसरे इदारे को ये बताता है कि जी अपनी सबसे पहले इलेक्शन करवानी चाहते हैं। अब 1 मिनट के लिए एक सिचुएशन फर्ज कर लीजिए कि ये इसको कहीं से जूस दिया हुआ है उसी पे खड़े रहेंगे तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कराने वाले हैं वो एक बात एक दस्तूरी इदारे के सामने कह चुके। अब अगर वो जबरदस्ती भी करवाई जाएगी तो उसके बाद जो है ना फिर वो लोग रोडों पे होंगे इस तरफ से। तो इसमें बेहतर ये है कि होश के नाखून लिए जाए, मुल्क का ख्याल किया जाए, इस बात को डायरेक्ट कर लिया जाए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक हकीकत थी और इस हकीकत के नतीजे में इमरान खान साहब चले गए और उसको वो एक्सेप्ट करते हुए जो है अपनी गवर्नमेंट को इतना मौका दे दें कि कम से कम जो है ना आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। मैं संजीदगी के साथ ये समझता हूँ कि ये जो आवाम को अब तक रिलीफ नहीं मिल पाई, या तो इमरान खान साहब का ज्यादा कसूर है। ठीक है कामरान साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा क्योंकि आप तीनों ही का कोई ना कोई लीगल जाहिर है बैकअप भी है, आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग भी है, ये मुल्क कैसे चलेगा कि ऑपोजिशन आपके पास है नहीं इन पार्लियामेंट, सदर आपके अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक तो रेफरेंसेस दायर कर रहे हैं। खत आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख दिया है, उन्होंने कहा है कि एविडेंस हो ना हो आप एक कमीशन बना के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर मामलात को आगे प्रोसीड कीजिए। अब पंजाब में 2 CMs बैठे हुए हैं, परवेज इलाही साहब गवर्नर का चार्ज नहीं लेना चाहते। अब इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा जाहिर है, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये लंदन में बैठ के मुल्क चलाने की कोई नई तरीका वजह किया जा रहा है? ये सना आपने मुझसे पूछा सवाल? जी 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 सेनेटर साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि हमारी हुकूमत को आए हुए भी चंद हफ्ते हुए हैं और हमने जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं सिचुएशन को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दिन रात एक लगा के कि हम ये जो मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है इसको इसमें से निकाला जाए। और उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है हमें मुशावरत करने की ज़रूरत पड़ रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो हमारे लीडर हैं, और वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे कामयाब पॉलिटिशियन भी हैं। तो ज़ाहिर है अगर उनके पास जाके जो है वो मामलात को अगर सुलझाया जा सकता है तो उसमें मेरा नज़दीक कोई बुराई नहीं है। 1-2 दिन जो है उधर गए हैं और वो हमारे लीडर भी हैं, कहते हैं उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी
जो है वो वही देते हैं, फाइनल से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की उन्हीं की है, तो उनसे फिर मुशावरत करना इसलिए ज़रूरी है। और जो जहाँ तक बात रह गई पीटीआई की, देखें पीटीआई ने तो फ्रॉम डे वन जो है वो ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि बस आइन और कानून वो अच्छा है जो उनको सूट करे। मतलब कि 63A के ऊपर पंजाब में अगर हमारे उनके एमपी डी सीट होते हैं तो कानून बड़ा अच्छा है, मगर लाहौर हाई कोर्ट अगर कहे कि ओथ ले लो तो वो बुरा है। सुप्रीम कोर्ट कहे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसके तहत मामला वो करो तो वो बुरा है। तो ये जो है सेलेक्टिव किस्म का क्या कहते हैं इन्होंने मामला किया हुआ है। इनके गवर्नर ने ओथ नहीं ली, इन्होंने सदर साहब ने क्या कहते हैं हर चीज़ के अंदर ये इस तरह कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं थे कि इनको ताकत में लाया जाता, ये इस काबिल नहीं थे कि ये पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अहम ओहदों के ऊपर बैठते। और इनकी जो जमहूरियत के साथ दुश्मनी है और जो आवाम के साथ दुश्मनी है वो सामने खुल के आ रही है और ये एक्सपोज हो रहे हैं जितनी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप देखें उमर चीमा जो है उसको घसीट के निकाला गया है गवर्नर हाउस से, इमरान खान को घसीट के निकाला गया वजीर आजम हाउस से, इनके बहुत सारे और ओहदेदारों के साथ यही हुआ और सदर के साथ भी मैं देख रहा हूँ कि यही होगा इवेंचुअली अगर उन्होंने अपने काम सीधे ना किए। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसे लोग जो ना जमहूरियत को कुछ समझते हैं ना आवाम को कुछ समझते हैं, बस अपनी ज़ात के लिए जो है वो हर चीज़ है इनकी, वो ताकत में आगे बैठ गए और ये अनफॉर्चुनेट है। और ये मामला सेनेटर साहब मैं आपसे कुछ हद तक अगर अग्री भी कर लूं तो इस मामले की सोल्यूशन क्या है? वो आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, अगर ये रिव्यू पिटिशन में चलता रहेगा मामला, वो अपनी आइन की शिकें अपने हिसाब से यूज करते रहेंगे, तो फिर हम ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? इकोनॉमिक कैसे आएगी स्टेबिलिटी? आप देख लीजिए डॉलर का रेट कहां जा रहा है, आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट कैसे सफर कर रही है। तो इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि मुल्क किसी तौर चल रहा है। अगर अब एक बच्चा है या नाराज है, वो आपके लिए एक स्टैंड स्टिल कर दिया उसने इस मुल्क को और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये मैं पूछना चाहती हूं कि आप लोगों की इसमें क्या है, क्या करना चाहते हैं आप लोग आगे? देखिए बात यह है कि जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो पाकिस्तान में रोज़ाना धमाके होते थे, कराची में लाशें गिरती थी, सैकड़ों लोगों का कत्लेआम होता था। उसके बाद जो है वो लोड शेडिंग कहीं 12 घंटे, कहीं 14 घंटे, कहीं इससे भी ज़्यादा होती थी। और हमने जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कहा था कि हम टेररिज्म का मसला और लोड शेडिंग का मसला और इकॉनमी का मसला और महंगाई का मसला रिजॉल्व करेंगे। हमने पहले 30 दिन में मसला हल नहीं किया था, ना हमने पहले 12 महीने में किया था, ना 24 महीने में किया था। लेकिन जो शुरू के 1-2 साल में आप पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकिंग लेते हैं, एक कॉम्पिटेंट टीम को लाते हैं, उसके इम्प्लीकेशन दूसरे और तीसरे साल में आने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसका आगे जो है आपने देखा कि हमने 5 साल जो है कॉम्पिटेंट टीम के पास इमरान खान एज कॉम्पिटिशन नहीं थे 2013 में। अफनान साहब, ये सिचुएशन नहीं थी, ये अवाम का रद्द अमल नहीं था, कोई ये 20 तारीख के बाद कॉल देने की धमकी नहीं दे रहा था। 2013 का एग्जांपल आप कोट कर रहे हैं सिर्फ एक कॉम्पिटेंट टीम के ऊपर, तो लेट्स ऑल्सो फेस द ऑड्स जो इस वक्त हमारे सामने है। देखिए उस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी थी पाकिस्तान में, वो इससे ज्यादा खतरनाक थी। आप मुझे बताएं ना, राय रास्त ऑपरेशन राय रास्त था, राय निजात था, वो इससे ज्यादा बड़े चैलेंजेस थे। इमरान खान तो बहुत छोटा चैलेंज है उसके मुकाबले में। तो आप अवाम को मैं यकीन दिलाता हूँ, पता तो था कि दुश्मन कौन है, इस वक्त तो यही नहीं पता। कंफ्यूजन तो यही है कि वो कह रहे हैं दुश्मन आप हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको राय रास्त में पता तो था कि इसको राय रास्त पर लाना है, यहाँ तो यही क्लियर नहीं हो रहा। वो इमरान खान साहब की बातों के ऊपर तो मतलब क्या कोई फायदा नहीं है ना उनके ऊपर तवज्जो देने का। वो रोजाना के हिसाब से यू टर्न ले रहे होते हैं, सुबह एक बात कहते हैं, शाम को दूसरी बात कह देते हैं, अगले दिन वो भूल जाते हैं कि उन्हें पिछले दिन क्या कहा था। और ये तो वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने 20 साल पहले क्या कहा था या 5 साल पहले क्या कहा था या 10 साल पहले क्या कहा था। तो इमरान खान साहब की बातों को तो इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक रह गई इनकी पॉपुलैरिटी की बात, जेलम में इन्होंने 5 अजला से लोग इकट्ठे किए, 5 से 7 हज़ार बंदा इकट्ठा हुआ। इन्होंने पेशावर में 12 से 15 हज़ार बंदा इकट्ठा किया। इन्होंने लाहौर में 20 से 25 हज़ार बंदा इकट्ठा किया। इस तरह ये एक पीडीएम की पॉलिटिकल एक पार्टी जो है ना पीडीएम के अंदर, वो इससे ज़्यादा बड़े जलसे कर सकती है। हमने इससे बहुत बड़े बड़े जलसे किए। तो ये सिर्फ आवाम को चले आप इमरान खान की बात को सीरियसली नहीं ले रहे, मुझे जरा ये बता दें। ठीक है,
चलें, वो तमाशे तो लगाते रहेंगे, लेकिन ये बता दीजिएगा जो फवाद चौधरी साहब ने आज इल्जाम लगाया है आप पर और पीपल्स पार्टी पर और साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर, रिजवान अहमद साहब साबिक डायरेक्टर FIA कैसे पुरअसरार हलाकत से दो चार हुए, कैसे आपके इस वक्त जो करंट हैं DG FIA वो जाके कह रहे हैं हमें प्रोसीड ही नहीं करना इस मामले को, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले को। अयान अली का केस हैदर जमान कुरैशी साहब आपके हुजूर पेश कर रही हूँ कि अयान अली साहब के केस के हवाले से जो लोग देख रहे थे केस को, उनके साथ क्या हुआ, और अब ये इल्जाम भी है जो कि शायद आप लोग समझते हैं कि फैक्चुअल हो या ना हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो केसेस परसू कर रहे थे उनको भी शहीद किया गया। तो अदलिया से वो मांग रहे हैं इंसाफ, आप क्या कहिएगा इस पे? मैं ये कहूंगा कि देखें, फवाद चौधरी की वीडियो है जिसमें वो 4 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा है, वो वीडियो सारे पाकिस्तान ने देखी है। अगर आप कहेंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। शहबाज गिल ने अपनी बीवी के 1 करोड़ 86 लाख रुपए जो वो लेके, जिसकी वो ट्यूशन फी लेके जो है वो चली गई और वो बॉन्ड भर के गई, आज तक वापस नहीं आई। इमरान खान साहब की गोगीबाजी जो है, उन्होंने अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई। तो हम तो तवज्जो देंगे जो एक्चुअल करप्शन इस मुल्क में लूटमार हुई है उसके ऊपर। हमारे पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए थे, उनका कोई ना सर था ना पैर था। FIA क्यों पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को करे? फवाद चौधरी बताया इसने 4 करोड़ रुपए करप्शन, 4 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई थी कि नहीं खाई थी, इसकी वीडियो मौजूद है। तो ये दूसरों को बोलते हैं। अब ये बताइए तो फिर केस दायर कीजिए ना फवाद चौधरी ने। सेनेटर साहब तो केस दायर कीजिए, हुकूमत में वो थे तो वो करते थे, आप हुकूमत में आप कर लीजिए, काबिला तो वजूद में आ गई है ना, रेफरेंस फाइल कीजिए, केस फाइल कीजिए। ये क्या जवाब हुआ कि आप पर इल्जाम है तो आप आगे से कह रहे हैं कि फराग गोगी तो है जिसमें अभी कोई चीज प्रूव नहीं हुई? देखें बात ये है कि अभी 4 हफ्ते हुए हैं, मैं यही बार बार बात कर रहा हूँ। देखें, ये अगर हम 4 हफ्ते में कर देंगे तो आप कहेंगे कि जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर एक ही हो सकता है 4 हफ्ते में। केसेस फाइल हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अभी आज ही क्या कहते हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है शहबाज गिल के से रिलेटेड, और वो जो है हमने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है कि इसके ऊपर केस किया जाए और ये पैसा जो है वापस लाया जाए। इसी तरह जो है वो फराग गोगी का केस भी इनिशिएट हो गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द फवाद चौधरी ने जो PTV में अरबों रुपए के प्रॉब्लम है शहबाज गिल, इस वक्त इस माहौल में आपको शहबाज गिल के खिलाफ प्रोसीडिंग करनी है। शहबाज गिल आपके टारगेट पे? इमरान खान, शहबाज गिल, फवाद चौधरी सबको बोला है। नहीं, मैं सारों का बोल रहा हूँ, एक का थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है, जिन ने माल बनाया है, ठीक है, ओके, लगाई उनके खिलाफ हम केसेस तो करेंगे। जी, हैदर जमान कुरैशी साहब, अयान अली पे आपका कोई पॉइंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर आप क्या कहिएगा? क्योंकि आज तो आपका एक वफ्द उनके पास, उनसे मिल भी रहा है, उनको गवर्नरशिप भी दे रहा है, लेकिन एक पास्ट आपके सामने ला के रख दिया है फवाद चौधरी साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी। डज दैट पुट यू इन एन ऑकवर्ड स्पॉट? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जिस किस्म की बातें करते हैं उसमें सच कम होता है, और खान साहब भी इस किस्म की बात है, इल्ज़ाम लगाना है ना, दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग ऑन गॉड्स अर्थ एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। मुझे बताएं वो ज़ारा अहमद साहिबा इनकी थी, उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब के साथ क्या हुआ जो नैब कस्टडी में गए। ये इल्ज़ाम तो आप कोई भी लगा सकते हैं। अब कोई शख्स तिब्बी मौत, अब उस दिन एक प्रोग्राम में इनकी खातून कह रही थी कि जी राजा परवेज अशरफ के जो इन्वेस्टिगेटर हैं भाई उन्होंने सुसाइड की, उनकी फैमिली ने ऑन किया। अच्छा, अब अयान अली का क्या ताल्लुक है? कोई साबित हुआ है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हुआ है? यानी अब ये जो इन्वेस्टिगेटर हैं DG FIA, भाई अल्लाह ताला उनको 100 साल की जिंदगी देता, वो 4 साल या 5 साल में जो उन्होंने क्या कर लेना है, और अगर वो चले गए हैं तो बाकी FIA रहेगी, फौत होगी है क्या? ये बातें करना ये बड़ा नामुनासिब है और ये जाती हमले हैं। यानी जो शख्स तिब्बी मौत मारा गया या चला, मतलब दुनिया से रहलत कर गया या कोई वाकया हो गया, उसको लिंक करना, यानी दे हैव नथिंग बेटर टू डू बट टू क्रिएट एन एलिगेशन एंड कॉन्स्पिरेसी। सवाल ये पैदा होता है कि साजिश तो इस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन की, हेट स्पीच की, इंसाइटमेंट की, नफरत की,
ये एंटी अमेरिका और मजहब को मिलाकर ये कॉकटेल बेच रहे हैं। ये इस मुल्क में ना इन्होंने बड़े छोटे की तमीज रखी, ना कोई, हर घर में इन्होंने तरफका डाल दिया है। और ये शख्स जो है, के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, एमक्यूएम के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने यही स्टेटमेंट नहीं दी थी कुरान को पकड़कर? क्या जुल्फिकार मिर्जा आपकी पार्टी में नहीं थे? क्या वो तमाम तर बातें हम भूल जाएं या भूल चुके हैं आप? पता नहीं उन्होंने किस हालत में दी, और उसके बाद उन्होंने उसको वॉक द टॉक करना था ना, कुरान सर पे आट के उठा के आप आगे भी तो जाते। उसके बाद एक JIT भी बनेगी और बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े बयानात भी दिए थे। एक तनवीर जमानी भी आई थी, उसको भी बिठा दिया गया था टीवी पे और पूरी फिल्म चलाई गई थी। इस मुल्क में अगर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, अगर किसी के ऊपर इल्जामात लगे हैं, तो वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। तो इनको इल्जामात लगा लेने दें, लेकिन हम इल्जामात की सियासत नहीं करेंगे सना। और आपने दुरुस्त कहा, जैसे ही हमारे पास शवाहिद आएंगे, जिस केस में वी विल टेक देम टू द लीगल कोर्स, और हम इनकी तरह केस नहीं चलाएंगे कि सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों वाली नैब को हम नहीं रहने देंगे। हम कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे, और जहां तक इनके कारनामे हैं, I heard that before. Okay, Heather Zaman Qureshi साहब, I will also make you walk the talk. I will also make you walk the talk. Okay, कामरान मुर्तजा साहब, क्योंकि आपने बड़ी क्लियरली मुझे बताएं इनके जो डाके हैं, सना आखिरी बात, इनके जो डाके हैं मुझे बताएं, वो तो दिन में है, यानी मोहम्मद बिन सलमान इनको तोहफा देते हैं और ये ओपन मार्केट में बेचते हैं और फिर वो खरीदते हैं। यानी ये तो ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं। और अभी आरिफ नकवी का स्कैंडल आने दें, और ये जो बाकी बातें, मैं इल्जामात की तो बात ही नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि ये और क्या बेचें। इन्होंने नाहली बेची, मुफलसी बेची, गुर्बत बेची, अब ये नफरत बेच रहे हैं। और आप ये देखिए, मैं कानों को हाथ लगाया, गद्दारी भी बेच रहे हैं ना, आपकी गद्दारी भी बेच रहे हैं। मसला ये है कि अल्लाह नबी के प्यारो, यानी जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। सना, जिहाद तो काफरों के खिलाफ होता है। क्या पाकिस्तान की तमाम लोग जो इनको सपोर्ट नहीं करते वो कुफार है क्या? आप इस मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? आप सियासत सर, इट्स 2013 ऑल ओवर अगेन। यू नीड टू डिसाइड कि क्या करना है। आप लोगों ने डिसाइड करना है ना। उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को ब्लॉक कर दिया था, पेमरा को कह दिया था कि इनकी हेट स्पीच नहीं दिखाएंगे। तो आप लोगों ने क्या कर लिया अब तक? आप लोग भी एंटरटेन कर रहे हैं, मरियम साहब मुकाबला कर रही हैं, वो भी मैदान में आ गई है। इट सीम्स लाइक हेट स्पीच इज एवरीवनस फ्लेवर ऑफ द डे। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल पेमरा को अपना काम करना चाहिए। एंड आई विल डिमांड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट कि अगर पेमरा अपना काम नहीं करता, द चेयरमैन पेमरा शुड बी सैक्ड। व्हाट इज ही डूइंग? मतलब है, एक मुल्क में कानून है, अगर एक शख्स, अगर एक पे अप्लाई हो सकता है कानून, दूसरे पे क्यों नहीं हो सकता? और हम क्यों मसलतों का शिकार हुए हैं? यानी हमने क्या, हम तो लाइव चला रहे हैं जो रोज ये हेट स्पीचेस करते हैं इंडिया में, भारत में, सारी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है कि ये हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक सेकंड, ठीक है सर। सर एक मिनट, कामराज साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई पिछले 2 दिन में बात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से इस लंदन यात्रा के हवाले से या आगे इलेक्शंस के हवाले से? क्योंकि जरदारी साहब से तो सपोजिटली हुई है, क्या मौलाना साहब से भी हुई है? ऐसा है कि मैं खुद कोयटा में हूँ और मेरी अपनी मुलाकात मौलाना साहब से नहीं हुई। मौलाना साहब कराची गए हुए हैं और इससे पहले वो डर इस्माइल खान में थे। मैं भी रमजान और ईद की वजह से कोयटा घर आया हुआ था, तो उसके बाद हम भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, तो हमें पता नहीं है कि बात हुई है या नहीं। मगर उससे पहले मैंने एक फोटो देखी है जिसमें शहबाज साहब और मौलाना साहब बैठे हैं शहबाज साहब के जाने से पहले। तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ, मुमकिन है मेरी बात दुरुस्त ना हो, मगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद उन्होंने मौलाना साहब को एतमाद में लिया हो। अच्छा सर, ये आप बता दीजिए कि रेफरेंसेस जो दायर होनी थी LNG, तोशा खाना, क्योंकि अभी तक हम मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से तो सुन रहे हैं, इल्जामात की सियासत तो हो रही है, लेकिन रेफरेंसेस फाइल नहीं हो रहे। काबीना वजूद में आ चुकी, 4 हफ्ते ऑलमोस्ट हो रहे हैं। अगर तो कुछ करना है तो हो जाना चाहिए, या आपको लग रहा है कि नवंबर तक केस भी नहीं फाइल होंगे? नहीं, इसमें फाइल हो जाएंगे, मगर मुझे लग रहा है कि मामला स्लो है हमारे पार्ट पे। ये मैं इसको कंसीड करता हूँ कि इसको जिस तरह से मामला चलने चाहिए थे, उसकी रीजन हम उसके लिए एक्सक्यूजेस जो ना वो दे सकते हैं। उसमें रमजान का भी कह सकते हैं, ईद आ गई,
दूसरे मामला पंजाब के फ्रंट पे भी थे, मगर इसके साथ साथ जो है ना हमें जो है वो हंगामी बुनियादों पे ये सारा मामला लेके चलना चाहिए था, मगर वो शायद उस तरह से जिस तरह से चलना चाहिए था अब तक चल नहीं पाए हैं। और हम शायद ये भी फील कर रहे हैं प्रेशर भी ये इन जलसों का, मैं इसको भी कंसीड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पार्टीज की बात नहीं कर रहा। तो जब ये अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर मामला स्लो हो जाते हैं। आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, पहले से इनको यही हमारी तो कम से कम यही एडवाइस थी कि आगे 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 बढ़ के खेलें, क्योंकि अगर आगे बढ़ के नहीं खेलेंगे तो दूसरा फ्रंट फुट पे आ जाएगा और वो आपके हाथ बाल पे जो है ना वो चौका छक्का मारेगा। तो इस बजाय चौका छक्के ये सारा जितना भी बैगेज है, जितना भी प्रॉब्लम है वो इमरान खान साहब का क्रिएट कर रहा है, मगर वो सारे का सारा जो है ना वो सोशल मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के जरिए वो आपके गले में डाल रहा है। तो इसको शायद अभी तक प्रॉपरली रिस्पॉन्स चलें, अगर आपको फ्रंट फुट पे खेलना है कामरान साहब, लास्टली अगर फ्रंट फुट पे खेलना है तो इलेक्शन जल्दी कराने हैं या अगले साल कराने हैं? मेरा ख्याल है इसके लिए नवंबर जो है वो बेहतर आइडियल जो ना वो होगा, मगर इसका फैसला पार्टीज ने करना है और पार्टीज ने मिल के करना है, किसी एक पार्टी ने नहीं करना। तो बेहतर यह है कि इससे पहले बैठ जाएं और बैठ के इस बात को डिसाइड कर लें, मगर इस बात में कोई हर्ज नहीं होगा कि नवंबर में इलेक्शन करवा दिए जाए। जी हैदर जमान साहब, वन वर्ड, नवंबर और नेक्स्ट ईयर? I think preference will be November if it is administratively and financially and otherwise possible. If not, then law will take its own course. You are not going beyond the constitutional tenure of the parliament जो अगस्त 2023 तक है, एंड जो है ठीक है, मैं बस वन वर्ड था। ओके हैदर जमान साहब, आई एम आउट टाइम। अफनान साहब नवंबर और नेक्स्ट ईयर? देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके, अगर तो हम इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल कर गए तो फिर तो टाइम पे ही होंगे इलेक्शन, अदरवाइज फिर जल्दी कर देने चाहिए। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, एक वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो आइन एग्जॉस्ट हो गया है, आर्टिकल 101 का क्लॉज 3 एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन परवेज इलाही साहब एग्जॉस्ट नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जॉस्ट नहीं हुई, वो अब भी पंजाब को रूल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? बात करते हैं वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है शंदाना गुलजार साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शंदाना साहिबा, आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है आपके प्रेसिडेंट अलवी ने इन अ फॉर्म ऑफ लेटर, जो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाएं। उसके बाद एक इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से, उसमें आप रिव्यू में चले गए। सो नाउ आफ्टर यू मेड दिस होल फस अबाउट कि अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती, आप चले तो उन्हीं के पास गए हैं। पहले आप तनकीद करते हैं, फिर आप ताकीद करते हैं और फिर आप इंसाफ के मुरीद बन जाते हैं। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। जी देखिए, जाना तो अदालत ही के पास होगी। एनआरकी तो बहुत आसान है, इदारे तोड़ दो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने अटैक किया था, वो तो हमेशा ऑप्शन होता है। और हमने हमेशा ये कहा है कि हमें हक है एक आज़ादाना मुल्क की हैसियत से कि हम आपसे डिसएग्री करें, बट वी विल नॉट अटैक यू। और अभी भी उसी सुप्रीम कोर्ट जिससे हम नाराज थे या जिनके फैसले से हम नाखुश थे, जो आधी रात को खुली थी, हम उसी से रुजू करें। इट सिंपली शोज वी हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस, वी मे नॉट हैव फेथ इन देयर डिसीजन, एंड दैट्स फाइन। हर कोई जो उसके खिलाफ फैसला आता है उससे नाराज होता है, लेकिन अगर आईनी बहरान है, अगर मसाइल हैं, तो हम और कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, तो आपको फर्द से भी प्रॉब्लम है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर से प्रॉब्लम है, तो वो मतलब वो इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम है या सिर्फ एक फर्द से प्रॉब्लम है? इलेक्शन कमीशन में भी अगर वो रिमूव हो जाए तो देन यू हैव फेथ इन इलेक्शन कमीशन एज वेल? मैम, इट वुड बी वेरी सिली अगर मेरा इंस्टीट्यूशन से ईमान उठ जाए, क्योंकि एज अ फॉर्मर एमएनए मैंने तो कसम खाई थी अपने, जब आइन पे मैं ओथ ले रही थी कि मैं मुल्क के तमाम इदारे, फौज और जुडिशरी समेत उनका मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आपकी तवज्जुह से आपकी आवाम को पहुँचे ये बात कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, इंडिपेंडेंट, इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी, इस तरह 10 और ऑटोनमस बॉडीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन तमाम बॉडीज़ में समेत इलेक्शन कमीशन, जब कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम हमें नजर आता हो, ये हमारा कानूनी आईनी हक है कि हम उस पर आवाज़ उठाए। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती वो दूसरी बात है, पर तनकीद करना हमारा हक है। देखिए, हम डेमोक्रेसी हैं या हम नहीं हैं, हम बीच में कोई गेम नहीं खेल सकते।
हाँ ठीक है, आइन की तशरीह आप करना चाहती हैं और बिल्कुल आपने कहा आइन का पास रखती हैं, आपने ओथ लिया है, लेकिन ये बता दें कि जो सदर अलवी साहब कर रहे हैं वो तमाम तर चीजें जो आइनी हैं, अब आर्टिकल 101 की क्लॉज 3 में चले जाएं, आर्टिकल 48 को डिस्कस कर लीजिए। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि थिंग्स आर एट स्टैंड स्टिल इन पंजाब, और अब ये केस के हवाले से, आर्टिकल 5 के इतलाक के हवाले से, अब ये तमाम तर चीजें बहुत, मतलब इकोनॉमी आपको पता है कि इट्स रियली गोइंग डाउन, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, डॉलर की रेट ऊपर जा रहा है, जाहिर है इंटरिम सेटअप is not working, but neither is your strategy of maligning or at least not being satisfied with the institutions. मैम माजरत के साथ we don't have a strategy. हम तो ऑपोजिशन में भी नहीं है, हम तो सड़कों पे हैं। जिसको शौक था गवर्नमेंट छीनने का, जिसको शौक था रूल करने का, जिसको शौक था, उन्होंने 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स रख लिए हैं। बिटवीन द 3 of them they're clueless. इनके आयशा गौस पाशा बहुत तेज है बट उसको पीछे कर दिया है। 2 प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में, कि लंदन में रहते हैं, कि यहाँ रहते हैं। सो यू कांट ब्लेम दिस वन ऑन मी, ये तो आप गवर्नमेंट पे डालें। और दूसरी जरूरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम निकले हैं सड़कों पे तो हम किसी चीज से नाराज है ना, इनको क्या टेंशन है, हम साल सड़कों पे बैठे रहे 2 साल, उनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो पॉपुलर है, ये तो बाय पॉपुलर डिमांड आए, लोग इनसे बहुत खुश हैं। ना डॉलर पे कोई टीवी शो हो रहा है, ना तेल पे कोई हो रहा है, ना रुपए पे हो रहा है, ना स्टॉक मार्केट पे हो रहा है। तो दीज पीपल शुड हैव कम प्रिपेयर्ड। ये मार्च से तो नहीं आए, इसी असेंबली में 3.5 साल बैठे हुए थे। शैडो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, शैडो इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं था। सो माजरत के साथ जब आपको, मैं खुद आपकी टीवी शो में तो अभी रिसेंट मेरी फिनोमेनन है, मैं जितनी शोज पे जाती थी मैं उनको कहती थी कि देखिए पीटीआई को शौक था हुकूमत में आने का, मुल्क चेंज करने का, नया पाकिस्तान बनाने का, तो हम आए हैं और वी कैन नॉट कंप्लेन कि हम पे गिला क्यों उठता है। इसी तरह अब ये लोग आए तो इनसे गिला शिकवा तो होगा, सवाल तो पूछा जाएगा इनसे। अच्छा, नवंबर में इलेक्शंस के लगता है कि सब अग्री कर जाएंगे जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। आप नवंबर में अगर इलेक्शंस कॉल होते हैं, वुड दैट सेटिस्फाई यू? अगर इलेक्शंस के रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से अलग आए तो फिर आप वो भी नहीं मानेंगे, तो मतलब ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? मैम ये बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं। जब 2013 की इलेक्शन में ठीक ठाक चोरियां हुई, मेरे अपने गांव में मेरे वालिद का इलेक्शन था और मेरा पूरा थाना 2013 में 1.5 करोड़ में बिका था। जो वहाँ पे टीचर्स थी उन्होंने हमारे औरतों के वोट लेना छोड़ दिए। मैं तो आंखें देखा हाल है, मेरे पास वीडियोज है सारी। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं कि इलेक्शन बिक जाता है, कोई नहीं मानता, वो अलग बात है। इलेक्शन करवा के तो देखें। मैं यही बात करती हूँ, जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, मत बनाए जुडिशल कमीशन और ना इलेक्शन करें। एक सिंपल से हमारी बात मान लें, या उस साइफर को रिलीज कर दें। साइफर को नहीं कर सकते तो उसकी डीक्लासिफाइड वर्जन को रिलीज कर दें, वो भी नहीं कर सकते तो काइंडली जो इन्वेस्टिगेशन की थी सेंसिटिव एजेंसीज ने और जिस पे वो नतीजे पे आया